हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। हमेशा पीसीएम इस बार चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स लाइव को स्टडी कर रहे हैं। तो मैं यही एक बात कहूँगा कि जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े वो दूसरे बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि मेरा जो टारगेट है कि ऑल इंडिया लेवल पर बच्चे, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एचएससी हो, चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम है, उसको ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ा सकता हूँ उसको यूट्यूब पर एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए, और साथ में जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगी हुई बेल आइकन जो एक छोटी सी घंटी है उसको आप लोग जो है ऑन कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर आपके पास वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई सोर्स से लाइट आ रही है, तो अगर आपको लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सरफेस लेना चाहिए, सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ऐसे भी देखा होगा गाड़ी के, जैसे कोई पुरानी गाड़ी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि उससे अगर जो लाइट होती है उसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी काफ़ी डल आती है, क्योंकि मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाता है, ठीक है। और लेकिन वहीं पे जो हमारा नया मिरर होता है तो उससे बराबर रिफ्लेक्ट होता है, तो उसकी लाइट जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरफेस हमारा होना चाहिए और बढ़िया पॉलिश्ड चमकना होना चाहिए, जिससे आपको एक गुड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिल सके। तो उसको मैंने डिफाइन किया था कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर लाइट आप जो है किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करें और वो उस सरफेस से लाइट वापस जाए, बाउंस बैक हो जिस मीडियम से आई थी। अब जरूरी नहीं कि एयर होना चाहिए, आपका वाटर भी हो सकता है, लेकिन जब डेंसर का केस बनता है कभी भी, जैसे ये हमारे एयर हो गया, मोस्टली वैक्यूम हो गया, ये सब हमारे रेरर होते हैं। मैं रेरर भी बताऊंगा, डेंसर भी। रेरर का मतलब होता है कि जहाँ पे डेंसिटी कम होती है उनको एयर कहते हैं। जैसे आपकी मोस्टली गैसेज होती हैं, लिक्विड हो गया, उनकी डेंसिटी गैसेज की तुलना में ज़्यादा होती है, लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। तो वो सब हमारे डेंसर होते हैं। तो वहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन ना होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात चलती है, तो उसको भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। तो उस समय जब सेम मीडियम में वापस होती है तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बच्चों, जो सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रही है, आप देख पा रहे हैं ये सोर्स होता है, यहाँ से लाइट आ रही है मेरे बच्चों, इसको इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या नाम से जानते हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से। और चूंकि इस जगह से पे लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर गई तो इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्या नाम होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इसका नाम होगा, राइट। तो अब इसके बाद इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाना आपने, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जाना। जो आपकी सोर्स से लाइट होगी उसको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहेंगे, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होगी उसको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट करेंगे। अगर जो ये पॉइंट आप इंसिडेंस है, जहां पे लाइट आपने इंसिडेंट कराया था, वहां पे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लें जो कि यहाँ पे 90 डिग्री पर गिरी, मेरे प्यारे बच्चों, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग फिजिक्स में नॉर्मल के नाम से जानते हैं। जब कभी भी मिरर में एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींचोगे, आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल के नाम से जानते हैं। नॉर्मल किस लिए नीड हमको पड़ी? क्योंकि यहाँ पर हमको इंसिडेंट रे तो पता चल गई, रिफ्लेक्टेड रे तो पता चल गई, लेकिन अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट, या अगर लाइट को किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरा रहे हैं तो कितने एंगल पर गिरा रहे हैं, तो उस चीज को मेजर करने के लिए हमको एक दूसरी लाइन, जो कि हम लोग परपेंडिकुलर हमेशा ड्रा करते हैं, जिसका नाम नॉर्मल होता है। ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप यहाँ पे जानने की कोशिश करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आपकी डिफिनीशन होगी कि सर जो हमारा ये नॉर्मल है और जो ये इंसिडेंट रे है इसके बीच का एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कितने एंगल पर लाइट आपने गिराई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। जिस एंगल आप
पर लाइट आपने इंसिडेंट की उसको मेजर करना है, तो आपको ध्यान रखना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल आपको कैलकुलेट करना होगा। सेम पैटर्न पर अगर मैं इस एंगल को मार करूं रिफ्लेक्शन वाले को, तो आप देख पाओगे कि यहाँ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, तो यही डिफिनेशन बनेगी प्यारे बच्चों, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगा उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। आप लोगों ने इस चीज के बारे में जाना, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपने जाना यहाँ पे, राइट। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे हम लोगों ने देखा था, ये हमारा सरफेस क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो एक अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है, गुड रिफ्लेक्शन हो पा रहा है। जब हमारा रिफ्लेक्शन अच्छा होता है कि जितने, इसको आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि अगर आप जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, उतने पर ही ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस चैप्टर में थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये चीज का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस करते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके दो प्रकार के आपके उसमें मिलेंगे, एक तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और एक आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत ही छोटी सी बात है। अगर आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का ये मतलब होता है कि जहां पे आपका जो सरफेस होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए और शाइनी सरफेस होना चाहिए। जैसे कि आपका जो पिछला सरफेस था आपने देखा ये चीज, जब यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा उसे हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानेंगे। अगर कोई स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन आपसे पूछता है तो आपको बताना होगा कि एक ऐसा सरफेस जो कि हमारा क्या होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, और जब वहां से रिफ्लेक्शन होगा उसे हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। और अगर आपसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोई पूछेगा उसके लिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये आपका जो है शाइनी नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे उबड़ खाबड़ होगा टाइप में, जैसे कि आपके पहाड़ टाइप बन रहे हैं तो वहां पे आप देख पाओगे कि जैसे आपने ऐसे लाइट को कोई गिराया, ये चीज गिराया तो ये कुछ ऐसे भाग रही है, ठीक है। दोनों में रिफ्लेक्शन एक ही तरह से होगा, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो सरफेस है वो आपका रफ है, यहाँ का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और शाइनी है। दोनों में बस सिर्फ इतना डिफरेंस है। जब आपका एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो उसे स्पेकुलर कहोगे, जब एक बार रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो उसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जिस फिनोमेना को आपने पढ़ा, उस चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में न्यूमेरिकल जहां से हमको बनते हैं कि जैसे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपने पढ़ा नॉर्मल है, उसका क्या हमारे फिजिक्स में, हमारे अपनी इस दुनिया में क्या उसका यूज है, उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे इस चीज में, किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने अभी जाना, अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है कि साइंटिस्टों ने जब लाइट को रिफ्लेक्ट कराया तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी हमने किसी सरफेस पर गिराया और कहीं से बाउंस बैक करा दिया। उसके लिए एक प्रॉपर लॉ दिए गए कि आपको जब कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का
सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पर आपको रिफ्लेक्ट कराना है। उसमें उन्होंने पहला पॉइंट बताया आपको कि जैसे आप किसी भी सरफेस पर जब कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कराओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने एंगल पर आप इसमें इंसिडेंट करोगे उतने ही एंगल पर ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना है। इट मीन्स पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा अगर रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो स्मूथ सरफेस से हो, चाहे वो डिफ्यूज सरफेस से हो, चाहे स्पेकुलर हो, चाहे रफ हो, वहां पे हर जगह पर अगर वो रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए एक नॉर्मल खींच देंगे, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, मैंने बताया था ये आर होगा। तो हमेशा इन दोनों की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम बनाओगे तो दोनों को बराबर लेके चलना है। दूसरा पॉइंट जो आपका कह रहा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम डायग्राम में, ये तो मेरा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन जो आपका ये मिरर है, प्लेन मिरर है, उस पर लाई करना चाहिए, राइट। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, और साथ साथ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे क्या हुई थी, आपकी जिस सरफेस पर इंसिडेंट हुई थी इसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम है, ये तीनों क्या होना चाहिए, चारों लाई करना चाहिए सेम प्लेन पर। तो आपकी जो ये इंसिडेंट रे है मेरे प्यारे बच्चों, और जो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो मेरा नॉर्मल है, और जो नीचे मैंने बताया क्या, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये तीनों एक ही जगह पर एक ही प्लेन में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट आपने इंसिडेंट यहाँ की और रिफ्लेक्शन आप यहाँ से दिखा रहे हो, इसका ये मतलब है। ठीक है, जिस जगह पर लाइट इंसिडेंट होगी उसी जगह से लाइट हमारी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्ट होगी। ये मेरा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आपने देखा कि क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे बहुत प्यार से आपको ध्यान से एक बात समझना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पेपर में पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, आपको जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देगा कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके आपसे कह देगा कि बेटा अगर ये मेरा 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो आपको जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नॉर्मल होता है वो हमेशा आपको बताए कि एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, कि मेरा हमेशा एंगल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। उस केस में अगर ये 30 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पता चलेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, रिफ्लेक्शन पता चलेगा। ये मेरा 30 से माइनस कर दोगे 60 हो जाएगा। और जितना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री है। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर हमेशा बनता है वो आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट है जो आप इंसिडेंट करो नॉर्मली, आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट को आप नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हो तो उस केस में हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू कितना निकल कर आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कोई भी रे ऑफ लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करोगे उस समय आप बताओ ये हमारा नॉर्मल होता है और यही हमारा इंसिडेंट रे है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों रे होंगी एक दूसरे के ऊपर बताओ ओवरलैप करते हुए चलेंगी कि नहीं चलेंगी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। जब ओवरलैप करके चलेंगे तो मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब पैरेलल है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री होता है। क्योंकि पैरेलल जो रेज होती है या पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है वो कभी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, जिसकी वजह से जो एंगल होता है इनके बीच का कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। या दो प्रकार के आप लोगों से पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि आपका जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वो जो हमारा सिल्वर मेटल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में बेस्ट मानते हैं कि अगर जो पॉलिश्ड सरफेस हो वो आपकी कौन से कलर की होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए। जो सिल्वर आपका मेटल होता है वो हमारा रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बेस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी हमको चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराना होता है तो सिल्वर कलर से हम लोग उस चीज़ को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो सिल्वर कलर होता है उसको लाइट के बेस्ट रिफ्लेक्टर की कैटेगरी में गिना जाता है। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इसमें क्या पूछा जाता है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी लाइट चैप्टर में वो हम लोग जानेंगे कि मिरर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मिरर हम लोग जानने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन होती है कि जो मिरर होता है वो एक ऐसा हमारा जो है सरफेस होता है जहां से लाइट हमारी क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दुनिया में किसी भी सरफेस से अगर लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, मिरर के नाम से जानते हैं। जनरली जो हम लोग मिरर पढ़ते हैं वो दो कैटेगरी के पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर आप लोगों ने घरों पर भी देखा होगा, स्फेरिकल मिरर आप लोगों ने अपनी जैसे आपकी कार्स हो गई, कोई डेंटल हो गया, ठीक है, कोई आपका जो बाल काटने वाला होता है उसकी दुकान पर आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर देखा होगा। तो हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहले मैंने बताया कि अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, मिरर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिरर क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जिससे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। क्योंकि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिससे भी रिफ्लेक्शन हो ऑफ लाइट होगा तो दुनिया में उस सरफेस को हम लोग मिरर के नाम से जानते हैं। मिरर की कैटेगरी आप जानो तो आप कहोगे कि सर हमारे पास दो मिरर होते हैं सिलेबस में, एक प्लेन मिरर होते हैं और एक हमारा कौन सा मिरर होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर। कौन सा बताओ मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। तो अगर हम लोग प्लेन मिरर को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो जो प्लेन मिरर होंगे, जैसा ही नाम होता है इनका, आप देख पा रहे होंगे इनके जो सरफेस होते हैं वो एकदम से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ऐसे मिरर्स होते हैं जो कि फ्लैट सरफेस मिरर्स होते हैं, उनको हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। बशर्ते ध्यान रखना है इसमें जो पॉलिश होना चाहिए वो कौन से जो है आपकी मेटालिक पॉलिश होना चाहिए, वो सिल्वर कलर की होना चाहिए, जिसकी वजह से बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिल सके, ठीक है। तो सिंपल से जैसे इसकी डिफिनीशन होती है कि ऐसा मिरर जिसका सरफेस प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर में ऐसा मिरर जिसका सरफेस स्फेरिकल होगा, स्फीयर दिखेगा, मतलब एक गोलक आकार का दिखेगा, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसका सरफेस प्लेन होता है तो इसको प्लेन मिरर कहते हैं। अब इसके बाद अगर आप इसमें पॉलिश कर दोगे तो जिससे रिफ्लेक्शन हो पाएगा तो उसे मिरर कहेंगे। जैसा नाम होता है वैसा ही इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद छोटी सी कुछ प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो हमेशा इसके सामने ही बनती है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा दो चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को जानेंगे, बार बार इसको मैं बोलूँगा, एक मैं इमेज को जानूंगा। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि आपके सामने प्लेन मिरर घर पे देखे होंगे लगा होगा, अगर आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो आप ऑब्जेक्ट हो। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपकी आंखें उसको देख पाती हैं वो आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे, जो जिस पर्टिकुलर चीज को आपको देखना है उसको आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देगा वो आपकी क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। तो प्लेन मिरर के केस में ये बोला जाता है कि जो प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की इमेज उसके सामने बनती है, ठीक है। जब उसके सामने और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट पीछे आगे आपके सामने दिखता है उतनी ही दूरी पर उसके पीछे इमेज बनती हुई दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये प्लेन मिरर है, आप समझ लो, मान लो ये 5 मीटर पे आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, इसके पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही आपको क्या बनती हुई दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, ठीक है।
5 मीटर की डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होती है। अब पीछे तो आपको बनती नहीं दिखाई देती है, इसी वजह से आपको लगता है कि मिरर में ही बनती हुई दिखाई दे रही है। जो ये इमेज होती है, तो इमेज दो प्रकार की होती है, जिनको एक को आपको रियल इमेज कहते हो, दूसरी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज। तो जहां पे आपको इमेज साफ साफ दिखाई दे कि हाँ इतनी डिस्टेंस पर बन रही है, वो आपकी रियल इमेज होती है। जहां पे बनती हुई दिखाई देती है, मानो आप उसको फील कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। तो जैसे मिरर के अंदर उसकी तो थिकनेस कम होती है, बस ये बनती हुई नजर आती है, इमेज हमारी प्लेन मिरर में बन रही है। कितने मीटर पीछे बन रही है, 5 मीटर। इस वजह से ये आपकी इमेज किस कैटेगरी की इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा आपको कैसी इमेज प्रोवाइड करता है, वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करता है। मैंने बताया कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज का मतलब होता है कि जो इमेज आपकी रियल में बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब रियल में ना बनकर आपको सिर्फ और सिर्फ ये इमेज आपको फील कराती है, मानो ये इमेज बन रही है, उन्हें वर्चुअल इमेज के नाम से जाना जाता है। जो हमारी प्लेन मिरर होता है वो हमेशा जो इमेज देता है, एक तो वो सीधे सीधे देता है, ठीक है। जो ये प्लेन मिरर होता है वो हमारी इमेज सीधा सीधा देता है, और दूसरा नंबर इसकी इमेज का जो नेचर होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक, इस केस में जो हमारा प्लेन मिरर होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी ही इमेज को वो प्रोवाइड करता है। तो मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। दोनों प्लेन मिरर के केस में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल होती है। जो प्लेन मिरर होता है आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उसमें कुछ अल्फाबेट्स को सामने रखकर देखें तो कुछ अल्फाबेट तो एकदम सीधे सीधे जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनको देखो किसी प्रकार से, जैसे मान लो आप सी ऐसे होगा तो आपको सी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, मींस लेफ्ट पोर्शन राइट दिखाई देगा, राइट पोर्शन लेफ्ट दिखाई देगा। ये चीज किस मिरर में पॉसिबल हो पाती है, प्लेन मिरर में पॉसिबल होती है। इसी चीज का लेफ्ट राइट देखना, लेफ्ट राइट देखना, राइट लेफ्ट देखना, फिजिक्स में मिरर के चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को, इस फिनोमेना को लैटियल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लैटियल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखना, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, अप डाउन डाउन अप नहीं दिखाई देता है। कहीं भी आप किसी भी प्लेन मिरर को अगर आप रख कर उसके अल्फाबेट्स को देखोगे तो आप देख पाओगे कि हमेशा लेफ्ट पोर्शन राइट दिखता है और राइट पोर्शन लेफ्ट दिखता है। फिजिक्स में इस फिनोमेना को लैटियल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अगली प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो भी हमारा प्लेन मिरर होता है उसके बारे में आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो आपका टर्म है, मैंने पीछे ही बताया कि जब कभी भी जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, चाहे वो आपका प्लेन मिरर होगा चाहे स्फेरिकल मिरर होगा, अभी मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया, जब वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो उस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, बता दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और तब पैरेलल चीजों के बीच का एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग कोई एक छोटा सा अल्फाबेट लेकर एक प्लेन मिरर में उसकी इमेज को बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, उसमें हम लोग प्लेन मिरर का यूज करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। क्या टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, FOR होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अभी बच्चों हम लोग इस टॉपिक में एक एक चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं। जब मैं रैपिड रिवीजन कराऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें जो चीज़ों को बताऊं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि एक बार आपको जब चैप्टर प्रॉपर सीक्वेंस में बढ़िया ऑर्डर में पढ़ा हुआ नहीं आएगा, तो आप अभी जब चीज़ों को करोगे दोबारा जब हम लोग इसी चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे फास्टली, तो इसमें बस केवल वो चीज़ों को मैं बताऊँगा जो चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं।
अगर आप लोग अभी कट करके पढ़ेंगे तो आप यकीन मानो आप चैप्टर तो पढ़ लोगे, पेपर भी दे लोगे उतनी चीज़ें याद करके, लेकिन आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इसी वजह से हम लोग इसमें एक एक चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास प्लेन मिरर है वो किसी भी अल्फाबेट की किस तरह से इमेज दे पाता है। तो ठीक है, तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने एक अल्फाबेट लिया पी, ठीक है, राइट। तो अब इस पी अल्फाबेट हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी इस प्लेन मिरर में इमेज देखना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं होती है, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करना है। देख पा रहे होंगे, बताओ कितनी रेज ऑफ लाइट को इस सोर्स से निकालना है, वो 2 रेज ऑफ लाइट को आपको इंसिडेंट करना है सेम जगह से, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो इंसिडेंट में थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये कभी मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। तो ये आपको मिलती तो है लेकिन मिरर के पीछे मिलती हुई नजर आती हैं, और उतनी ही दूरी पर मिलेंगी जितनी दूरी पर आपका क्या होगा, पीछे ये ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए इनकी जो इमेज होगी उसको P' कहेंगे। तो जो हमेशा प्लेन मिरर होता है वो आपको कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। तो जो अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपनी इमेज को देखते हो तो वो इमेज कुछ इसी तरह से बनती है, ठीक है। इस सोर्स से रे ऑफ लाइट मिलती है, मिरर में जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, मिरर के बिहाइंड साइड आपको मिलती हुई नजर आती है। इसलिए इसके इमेज के नेचर को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज जानने की कोशिश करेंगे। इसमें अगला टॉपिक एक बहुत ही प्यारा सा, इसमें मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छा, कि अगर मान लीजिए आपको किस साइज का प्लेन मिरर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई सारे दुकानों में बड़े बड़े प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, आपके घरों में छोटे छोटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप कभी उस मिरर में पूरी इमेज दिखाई देती है, कभी हाफ कटी हुई इमेज दिखाई देती है। तो ये आपका कैलकुलेशन या आप समझो फैक्ट है कि जो आपकी प्लेन मिरर की हाइट हमेशा लेना चाहिए। अगर आपको एक फुल साइज की इमेज को देखना है, प्लेन मिरर की मेरे प्यारे बच्चों हाइट लेना चाहिए। इसकी प्लेन मिरर की कितनी लेंथ का होना चाहिए, कितनी हाइट का होना चाहिए, वो होती है हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। जैसे अगर आपको पर्सन को देखना है तो उसमें पर्सन की बात करूं और उसका अपॉन 2, यहाँ पे कोई भी दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है, छोटा सा फार्मूला है प्लेन मिरर पर बेस्ड, राइट। ये मैं इसका मतलब समझाऊं कि मान लीजिए आपकी लेंथ मान लो 70 सेंटीमीटर है, जो पर्सन है उसकी हाइट कितना है, 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कितने साइज का प्लेन मिरर लो कि उस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी प्लेन मिरर पर पूरी इमेज दिखाई दे, फुल साइज इमेज दिखाई दे। उसके लिए आपको 70/2 35 सेंटीमीटर का अगर आप प्लेन मिरर लोगे और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर खड़े होगे तो उस समय इसकी जो इमेज होगी आपको मिरर पर फुल साइज दिखाई देगी। अगर 35 सेंटीमीटर से छोटा लोगे तो इमेज आपको कटी हुई नजर आएगी, आप चाहे कितनी भी डिस्टेंस पर खड़े हो जाओ, या तो अगर बहुत पीछे चले जाओगे तो उस समय आपको जो इमेज होगी वो बहुत छोटी दिखाई देगी। तो आप खुद नहीं समझ पा रहे हो मेरी जो इमेज है वो मिरर पे दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही है। तो आपको इस बात को बहुत प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि कभी भी जो प्लेन मिरर है उसमें अगर आपको पूछे कि किस साइज का प्लेन मिरर लेना है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना होगा उसकी हाइट का आपको आधा कर देना है, या इसके अपोजिट कि अगर आपको पर्सन की हाइट न पूछकर मिरर की हाइट पूछ रहा है और ऑब्जेक्ट को देखना है, तो जितना भी पर्सन होगा उसकी हाइट को अगर आपको निकालना है तो जितने साइज का मिरर होगा उससे 2 टाइम्स कर दोगे तो हाइट ऑफ द पर्सन आपके सामने निकल आएगी। ये आपका एक फैक्ट होता है। अगर आपको लग रहा होगा कि कहीं से इस चीज का आप लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, ये चीज कहाँ से निकल पाती है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, राइट। कि अगर आपको कभी भी कितने साइज का प्लेन मिरर चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल साइज इमेज को देखने के लिए प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, तो जितना बड़ा आपका
ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज का आप आधा कर दोगे तो वो वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमारा प्लेन मिरर के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन हुआ। पहले हम लोगों ने जाना मिरर क्या होता है तो मैंने बताया, उसके बाद मिरर के टाइप बताया, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर क्या जाने, उसकी प्रॉपर्टी जाने। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जाना कि हमारा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में 3-4 प्रॉपर्टी देने, उसमें एक प्रॉपर्टी लैटेरियल इन्वर्जन के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्लेन मिरर जो हमारा होता है वो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि अगर आप प्लेन मिरर से किसी भी चीज़ की इमेज को देखना है तो हम लोग कितना बड़ा शीशा लें कि हमारी इमेज उसमें फुल साइज दिखाई दे, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर खड़े होकर के। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। और इसके बाद से हमारा जो कल का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में शुरू करेंगे और यहाँ से हमारे चैप्टर की धीरे धीरे से स्टार्टिंग होगी, जहाँ से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने जाना। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में नए लेक्चर में आपको फिर आगे इसके बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ आप लोग बहुत बहुत थैंक यू।